लेसन नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन अकाउंट। गुड मॉर्निंग। अब अपने देखेंगे त्याग के प्रमाण और लाभ के प्रमाण के बीच अंतर। अब त्याग का प्रमाण कब ढूंढा जाता? त्याग का अर्थ नए साझेदार के पक्ष में पुराने साझेदारों द्वारा किया गया लाभ के भाग का त्याग और चालू साझेदारों के लाभ हानि प्रमाण में परिवर्तन होने पर कोई साझेदार लाभ हानि वितरण के प्रमाण में अन्य साझेदार के पक्ष में किया अपने भाग लाभ के भाग का त्याग के लाभ का प्रमाण बराबर निवृत्त होते साझेदार का भाग शेष चालू साझेदार जिस प्रमाण में प्राप्त करे उसका प्रमाण और चालू साझेदारों के लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन होने पर किसी साझेदार का किया गया त्याग चालू साझेदार को जिस प्रमाण में प्राप्त हो उसका प्रमाण। अब त्याग का प्रमाण कब ढूंढा जाता है? कि जब नया साझेदार प्रवेश के समय, साझेदारी पीढ़ी के पुनर्गठन के समय पुराने साझेदार का त्याग का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। लाभ का प्रमाण कब ज्ञात किया जाता है? कि साझेदार की निवृत्ति के समय में, पुनर्गठन के समय के चालू साझेदारों को प्राप्त लाभ का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। अब उसका सूत्र है कि त्याग का प्रमाण बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। लाभ का सूत्र है कि लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। अपने त्याग का प्रमाण क्यों ढूंढते हैं? नए साझेदार द्वारा लाए अपने भाग की ख्याति पुराने साझेदार के बीच बांटने के लिए त्याग का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। साझेदारी पीढ़ी के पुनर्गठन के कारण ख्याति की समायोजन प्रविष्टि देने के लिए त्याग का प्रमाण ज्ञात किया जाता है। यानी कि त्याग का प्रमाण नए साझेदार के प्रवेश के समय और पुनर्गठन के समय ख्याति का प्रमाण निश्चित करने के लिए, ख्याति बांटने के लिए त्याग का प्रमाण ढूंढा जाता है। अब लाभ का प्रमाण कब ज्ञात किया जाता है? तो निवृत्त साझेदार को दी जाने वाली भाग की ख्याति शेष साझेदारों द्वारा उनके लाभ के प्रमाण में दी जाती है। यह निश्चित करने के लिए लाभ का प्रमाण निश्चित किया जाता है। साझेदारी पीढ़ी के पुनर्गठन के कारण ख्याति की समायोजन प्रविष्टि देने के लिए लाभ का प्रमाण ज्ञात किया जाता है। स्वाध्याय का सवाल नंबर 13 है और उसमें साजन और निमी की साझेदारी पीढ़ी की बही में अपने रोजनामचा लिखना है, पुनः मूल्यांकन खाता बनाना है और पुनः मूल्यांकन के बाद का पक्की तलपट तैयार करनी है। अपने उसमें प्रमाण दिया है साजन और निमी का 5/3 का प्रमाण लाभ हानि वितरण का प्रमाण दिया है। अपने को 31/3/17 के रोज की पक्की तलपट दी हुई है, पूंजी दायित्व संपत्ति लेना। अब उसके बाद में अपने पक्की तलपट पे से समायोजन की एंट्री देखेंगे। अब नीचे समायोजन की एंट्री दी है कि समायोजन के अंदर पहला है कि ज़मीन मकान की कीमत 10% से बढ़ानी है। तो अपने तुम लोग देखो कि संपत्ति और लेना के अंदर ज़मीन मकान की कीमत कितनी है? 1,40,000। अब तुम 1,40,000 का 10% करोगे तो कितना आएगा? 14,000। अब उसने जो अपने रोजनामचा बनाएंगे तो क्या बनेगा कि ज़मीन मकान खाता उधार, पुनः मूल्यांकन खाते का ज़मीन मकान खाता उधार 14,000, पुनः मूल्यांकन खाते का 14,000। अब अपने लाभ हानि समायोजन बोर्ड पे बना। अब साजन निमी की साझेदारी पीढ़ी का तारीख 31/3/17 के रोज का पुनः मूल्यांकन खाता, उसका नाम है लाभ हानि समायोजन खाता। अपने जो ज़मीन मकान की कीमत में वृद्धि हुई, तो ज़मीन मकान की कीमत में वृद्धि होती है तो लाभ हानि समायोजन खाते में जमा की और लिखेंगे ज़मीन मकान खाता 14,000। इसी तरह से पुनः मूल्यांकन के बाद का अपने पक्की तलपट या आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो अपने पता है कि फॉर्मेट मालूम है कि पूंजी दायित्व रकम संपत्ति लेना। तो संपत्ति लेना में अपने पहले ज़मीन मकान की कीमत जो पक्की तलपट में पहले दी हुई है, ज़मीन मकान की कीमत 1,40,000, उसके अंदर जो वृद्धि हुई है 10% वृद्धि 14,000 डालो तो कुल रकम आ जाएगी 1,54,000। अब देखो दूसरी एंट्री, यंत्र और फर्नीचर की कीमत में 40% कमी करना है। तो अपने पास में यंत्र की कीमत कितनी दी है? 80,000। तो 80,000 का 40% कम करोगे तो 8×32 यानी 32,000 होता है। और फर्नीचर अपने पास में दिया है 30,000, तो 30,000 का 40% करोगे तो 12,000, यानी कि यंत्र और फर्नीचर की दोनों की कीमत कितनी हुई? 44,000। तो अपने पुनः मूल्यांकन खाता उधार 44,000, यंत्र खाते का 32,000, फर्नीचर खाते का 12,000 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि संपत्ति की कीमत में कमी हुई है तो अपने पुनः मूल्यांकन खाते उधार में डालते हैं।
अब अपने लाभ हानि समायोजन खाते या पुनः मूल्यांकन खाते में पुनः मूल्यांकन खाता अपने का संपत्ति की कीमत में कमी हुई तो अपने पुनः मूल्यांकन खाते में उधार में यंत्र खाता लिखेंगे 32,000 और फर्नीचर खाता लिखेंगे 12,000। अब आर्थिक चिट्ठे के अंदर देखेंगे कि यंत्र खाता अपने 80,000 दिया है तो 80,000 माइनस 32,000 तो कितनी रकम आएगी 48,000। इसी तरह से 30,000 दिया है, फर्नीचर 30,000 दिया है, उसमें कमी करी 12,000 तो कितना आएगा 18,000 आएगा, जो संपत्ति लेना पक्ष में अपने लिखेंगे। अब तीसरा नंबर का समायोजन देखो कि देनदारों पर अब 1,000 की दुबते अनामत की जरूरत नहीं है। अपने पक्की तलपट के अंदर लिखा है देनदार अपने पर 40,000 लिखा है और डुबते अनामत 1500 लिखा है। तो अपने कितनी एंट्री करने की 1,000 का डुबत ऋण अनामत की अब जरूरत नहीं है, तो उसकी एंट्री अपने क्या करेंगे कि डुबत ऋण अनामत खाता उधार 1,000 और पुनः मूल्यांकन खाते का अब लाभ हानि समायोजन खाते के अंदर अपने जमा की लिख देंगे कि डूबत ऋण अनामत खाता 1,000। अब आर्थिक चिट्ठे के अंदर देखो अपने पास में देनदार दिया है 40,000। अब अपने डूबत ऋण अनामत कितना रखेंगे 500 ही रखेंगे, क्योंकि 1,500 रुपया पहले से अपलिखित की थी, उसमें से 1,000 तो अब रखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए 500 रुपया ही डूबत ऋण अनामत रखेंगे। तो 40,000 में से 500 जाएगा तो 39,500 रुपया रहेगा। अब चौथा अपने समायोजन देखेंगे कि स्टॉक में 1,500 की मरम्मत खर्च की जरूरत है। तो अपने पास में स्टॉक लिखा है, देखो स्टॉक 31,500 लिखा है, तो अपने उसमें से 1,500 मरम्मत खर्च का निकालना है। तो प्रविष्टि क्या होगी कि पुनः मूल्यांकन खाता उधार 1,500 व स्टॉक खाते का 1,500। अब लाभ हानि समायोजन खाते के अंदर स्टॉक की कीमत में कमी है, એટલે पुनः मूल्यांकन खाते या लाभ हानि समायोजन खाते में उधार में स्टॉक खाता 1,500 लिखेंगे। अब आर्थिक चिट्ठे में अपने लिखेंगे स्टॉक पहले कितना है 31,500, उसमें से मरम्मत खर्च का 1,500 माइनस करेंगे तो 30,000 रुपया लिखेंगे। अब अपने पांचवा समायोजन देखेंगे कुल लेनदारों में से अब 1,500 का चुकाने की जरूरत नहीं है, जिसका बही में लिखा करना है। तो अपने उसकी प्रविष्टि क्या लिखेंगे, तो लेनदार खाता उधार 1,500, पुनः मूल्यांकन खाते का 1,500। अब लाभ हानि समायोजन खाते में देखो कि लेनदार अपने प्रविष्टि किए लेनदार खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाता जाता, पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में लेनदार लिखेंगे लेनदार खाते 1,500। अब देखो आर्थिक चिट्ठे के अंदर पूंजी दायित्व में लेनदार 32,000 लिखो और उसमें कमी हुई 1,500, तो 32,000 में से 1,500 माइनस करो और 30,500 बाहर रखा लिखो पूंजी दायित्व में। अब देखो चुकाना बाकी खर्च 10,000 दिया है, अप्राप्य आय 2,000 दी है और विनियोगों की बाजार कीमत पर दर्शाया है। तो पहले अपने चुकाना बाकी खर्च देखेंगे। चुकाना बाकी खर्च की प्रविष्टि क्या करेंगे, तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार चुकाना बाकी खर्च खाते का 10,000 और अप्राप्य आय जो है उसको लिखेंगे मिलनी बाकी आय खाता उधार 2,000 पुनः मूल्यांकन खाते का। और जब विनियोग उनकी बाजार कीमत पर दर्शाना है तो अपने विनियोग की कीमत आर्थिक चिट्ठे में दी हुई है, तुमको बाजार कीमत 18,000 दी है और बही कीमत है 20,000। तो अपने 20,000 में से 18,000 बाजार कीमत मिलेगी तो कितनी कमी हुई विनियोग में 2,000 कमी हुई, जो पुनः मूल्यांकन खाता उधार विनियोग खाते का 2,000। अब देखो चुकाना बाकी खर्च फिर मिलनी बाकी आय और विनियोग ये तीनों मैंने समझाया। तो उसमें पहले लाभ हानि समायोजन खाते में चुकाना बाकी खर्च कहाँ लिखेंगे, तो लाभ हानि समायोजन खाते में चुकाना बाकी खर्च 10,000 उधार में लिखेंगे और मिलनी बाकी आय लाभ हानि समायोजन खाते में जमा में लिखेंगे 2,000।
और विनियोग लिखेंगे लाभ हानि समायोजन खाते में, उधार में विनियोग खाते 2000 लिखेंगे। ये दोनों सामने। अब आर्थिक चिट्ठी में देखो कि चुकाना बाकी खर्च, पूंजी दायित्व में अपने लिखेंगे चुकाना बाकी खर्च 10,000, और संपत्ति लेना में अपने लिखेंगे मिलनी बाकी आय 2000, मिलनी बाकी आय 2000, और विनियोग लिखेंगे, विनियोग की कीमत अपने आर्थिक चिट्ठी में 20,000 दी हुई है और उसमें कमी हुई 2000, तो कितना आएगा 18,000 विनियोग की कीमत बाहर लिखेंगे। अब देखो अपने समायोजन प्रविष्टियाँ पूर्ण कर दी है। अब अपने आर्थिक चिट्ठी के अंदर यानी कि पक्की तलपट में अपने पहले पूंजी दायित्व में देखो तो पूंजी दायित्व के अंदर अपने सामान्य अनामत को पहले बांटनी पड़ेगी और लाभ हानि उसकी पहले मैं प्रविष्टि करूँगी कि सामान्य अनामत का जो अपने एंट्री करने की है तो सामान्य अनामत खाता उधार 80,000 व साझेदारों का पूंजी खाता यानी कि सामान्य अनामत खाता उधार साजन के पूंजी खाते का और निर्मी के पूंजी खाते का, और उसका प्रमाण अपने को सवाल में दिया है 5 और 3 के प्रमाण में बांटना है। तो 5 और 3 के प्रमाण में बांटने पर सामान्य खाता उधार 80,000, साजन के पूंजी खाते 50,000 और निर्मी के पूंजी खाते 30,000 आएगा। इसी तरह से लाभ हानि खाता की एंट्री करेंगे तो लाभ हानि खाता उधार 48,000 और उसको भी पुराने अनुपात में बांटेंगे। साजन के पूंजी खाते 30,000 और निर्मी के पूंजी खाते 18,000, और इसकी एंट्री अब अपने साझेदारों के पूंजी खाते ले जाएंगे। अब देखो अपने जो सामान्य लाभ हानि खाता का जो प्रविष्टि की उसके अपने साझेदारों के पूंजी खाते के अंदर अपने पहले साझा का पूंजी खाता बनाना सीख लिया है, पहले चैप्टर में समझा होगा। विवरण साजन निर्मी, विवरण साजन निर्मी। अब अपने जमा की ओर हमेशा मालूम है कि पूंजी की जमा बाकी होती है, तो पहले अपने शेष आगे लाए 80,000 और 50,000 लिखेंगे। शेष आगे लाए 80,000 और 50,000 लिखेंगे बराबर। फिर सामान्य अनामत की एंट्री करेंगे कि साझेदार का पूंजी खाता बोला है तो साजन के पूंजी खाते में 50,000 और निर्मी का 30,000 लिखेंगे। इसी तरह से अपने लाभ हानि खाता उधार किया है और साजन के पूंजी खाते, तो साजन के पूंजी खाते में लाभ हानि खाता लिखकर साजन में 30,000 और निर्मी में 18,000 लिखेंगे। अब देखो अपने पहले लाभ हानि समायोजन खाता क्लोज करेंगे। अपने को देखना है, पता है कि जो उधार बाकी ज़्यादा आती है कि जमा बाकी, कौन सा टोटल अधिक आता है। तो अपने पहले उधार का देखेंगे कि अपने अंतर दिया है 32,000, फर्नीचर 12,000, स्टॉक 1,500, चुकाना बाकी खर्च 10,000, विनियोग खाता 2,000, तो अपने कुल टोटल उसका 57,500 हो रहा है। अब जमा के अंदर जमीन मकान खाता 14,000 दिया है, डूबतरी अनामत खाता 1,000, लेनदार खाता 1,500, मिलना बाकी आय खाते 2,000, इतनी एंट्री करी है। तो 57,500 में से ये एंट्री 14, 15, 16, 17, 18,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39,000 आएगा। अब जो ये 39,000 अपने को जो आई वो हानि है, ये हानि कहाँ ले जाएंगे तो अपने साझेदारों के पूंजी खाते ले जाएंगे। पहले अपने 39,000 को 5 और 3 के प्रमाण में उसको बांटेंगे। तो साजन के भाग में कितनी आएगी 39,000 गुणा 5/8 करेंगे तो साजन की आएगी 24,375। अब निर्मी की इस तरह से 39,000 3/8 तो उसकी निर्मी की आएगी 14,625। ये जो पुनः मूल्यांकन खाते की हानि हुई। अब जब पुनः मूल्यांकन खाते की हानि होती है तो साझेदारों के पूंजी खाते में उधार में डालेंगे कि पुनः मूल्यांकन खाते का हानि। साजन में लिखेंगे अपने 24,375 और 14,625। अब अपने साझेदार का पूंजी खाता क्लोज करेंगे। अब पहले हमेशा ध्यान रखना जमा का टोटल करो, उसमें लिखा है शेष आगे लाए 80,000, अपने साजन का पहले क्लोज करेंगे 80,000, शेष आगे लाए सामान्य अनामत 50,000 है, लाभ हानि खाता 30,000 है, अपने उसका कुल टोटल हो रहा है 1,60,000। अब उसको अपने 1,60,000 को उधार के अंदर अपने 1,60,000 लिखेंगे।
उसमें से अपने 24,375 माइनस करेंगे हानि जो, तो अपनी शेष आगे कितनी ले जाएंगे, 1,35,625 साजन की शेष आगे ले जाएंगे। इसी तरह से निर्मी का कुल टोटल हो रहा है 50,000, 30,000, 18,000, कुल मिला के 98,000 हो रहा है। तो उधार में अपने टोटल में 98,000 लिखेंगे, उसमें से अपने 14,625 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, 83,375, जो अपने शेष आगे ले गए 83,375। अब ये जो शेष आगे अपने साझेदारों के पूंजी खाते के शेष आर्थिक चिट्ठे के अंदर ले जाएंगे। अब देखो आर्थिक चिट्ठे के अंदर पूंजी की शेष अपने आगे लाए। साजन की पूंजी 1,35,625, निर्मी की 83,375, उसका कुल टोटल अपने क्या हुआ 2,19,000। अब अपने पक्की तलपट के अंदर दिया हुआ था पहले 12% की बैंक लोन, 12% की बैंक लोन 70,000 पूंजी दायित्व में अपने लिखी। अपने लेनदार लिखा हुआ है 32,000 और 1,500 कमी यानी 30,500। देनी हुंडी अपने आर्थिक चिट्ठे में बाकी थी, वो देनी हुंडी 10,000 लिख दी। चुकाना बाकी खर्च लिखा हुआ था 10,000। अब इस सबके अपने पूंजी दायित्व का टोटल करोगे तो 2,19,000, 70,000, 30,500, 10,000, 10,000, तो कुल टोटल कितना आएगा 3,39,500। अब इसी तरह से अपनी संपत्ति लेना में देखेंगे। अपने ज़मीन मकान की कीमत लिख दी थी 1,40,000, यहाँ से 14,000 माइनस किया तो 1,54,000। यंत्र लिखा था 80,000, 32,000 कमी हुई तो कुल रकम 48,000 लिखेंगे। फर्नीचर 30,000 था, कमी 12,000 थी तो 18,000 बार लिखेंगे। उसके बाद में देनदार 40,000, डूबा ऋण 500, 39,500। विनियोग 20,000, उसमें कमी हुई 2,000 तो 18,000 आया। स्टॉक 31,500, उसमें से मरामत खर्च माइनस किया था तो 30,000 आया। मिलना बाकी आय लिखी थी 2,000 जो प्रविष्टि में। अब अपने जो आर्थिक चिट्ठे में बाकी बची थी रोकड़ शेष लिखने की पुराना आर्थिक चिट्ठे में से, तो रोकड़ शेष अपने 30,000 लाए। अब संपत्तियों का टोटल करेंगे तो 1,54,000, 48,000, 18,000, 18,000, 39,500, 30,000, 30,000 और 2,000, तो कुल मिला के 3,39,500 होगा। अब अपने जिस तरह से वार्षिक हिसाब करते इसी तरह से एंट्री आर्थिक चिट्ठे में करने की है, लेकिन यहाँ पर जो पुराना आर्थिक चिट्ठा यानी कि पुनः मूल्यांकन पहले का आर्थिक चिट्ठा लिखा है उसके अंदर अपने जो भी समायोजन की प्रविष्टि होती है वो प्रविष्टि लिखने के बाद में जो रकम आर्थिक चिट्ठे में समायोजन पुनः मूल्यांकन पहले के आर्थिक चिट्ठे में जो भी रकम मानो कि अपने लेनी हुंडी नहीं देनी हुंडी नहीं लिखी थी वो आर्थिक चिट्ठे में पुनः मूल्यांकन बाद के आर्थिक चिट्ठे में वैसी रकम उतार देने की। इस तरफ संपत्ति लेना में जो रोकड़ शेष बाकी थी वो 30,000 उतार देने की। इसके साथ में इस चैप्टर का एक ही सवाल समझाया क्योंकि यह सवाल की ज़रूरत प्रवेश के चैप्टर लेसन नंबर 5 में होगी, इसलिए उसके स्वाध्याय के सवाल जो है वो करने का, और फिर बाद में अगले वीडियो में लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।